बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं जी, और कुछ बुनियादी बातें हमने समझ ली हैं। सबसे पहले तो हमने समझा था कि टैक्स में डेफिनेशन की क्या अहमियत है। तो हमें पता चला कोई ऐसी चीज़ जो हमने डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से यूज़ ना करनी हो, उसको हम क्या कर लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा यार डेफिनेशन मीन से भी शुरू हो सकती है, इंक्लूड से भी हो सकती है, मीन्स एंड इंक्लूड से भी हो सकती है। फिर हमने टैक्स ईयर की बात की। हमने कहा टैक्स ईयर होता क्या है, तो पता चला एक ऐसा पीरियड जिसकी हमने रिटर्न फाइल करनी है, जिसका हमने गवर्नमेंट को सेपरेटली हिसाब देना है। तो पता चला टैक्स ईयर तीन तरह के हो सकते हैं, यानी तीन ऐसी सिचुएशन है जहां हमें उस पीरियड का गवर्नमेंट को अलग हिसाब देना पड़ सकता है। वन इज नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर को कैसे डिफाइन किया था? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। तो टैक्स ईयर की डेफिनेशन में कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट हैं। अब ये तीन बातें हमने लिख दी, लिखने में हमारी अपनी लैंग्वेज भी इस्तेमाल होगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इट्स अ पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन डिनोटेड बाय, फिर इसके मुकाबले में आ गया स्पेशल टैक्स ईयर। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है ना। और इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी, अब जून कब आएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन हमने कैसे पढ़ी इसकी, अब कमिंग जून जो है उससे हमने इसको शो करना है। फिर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर इसके दरमियान में ना एक चेंज का कॉन्सेप्ट आया था। चेंज का कॉन्सेप्ट आया कि भाई अगर नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहें या स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाहें तो क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। एक अहम बात ये भी है, इसके अंदर एक जुमला और भी लिखा हुआ है। स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल में जाने के प्रोसीजर में एक जुमला और भी है। आपने कमिश्नर को अप्लाई किया, कैसे? राइटिंग में, ठीक है ना। आपने कमिश्नर को अप्लाई किया कैसे? राइटिंग में। और कमिश्नर ने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की। अब कमिश्नर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने राइटिंग में लेटर लिखा आपको और उसमें रीजन भी लिखे, ठीक है ना, उसमें रीजन भी लिखी। एक बात अभी और हमने यहां से करनी है। अब हम क्या करें? हमारे पास एक ऑप्शन है ना, अपील। जैसे एक नॉर्मल जुडिशरी में जाते हैं ना, तो हाई कोर्ट का डिसीजन आए तो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं। सिविल का आए तो हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। यहां भी अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू बोर्ड। बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द डिसीजन बाय द बोर्ड शैल बी। अगर बोर्ड ने भी इनकार कर दिया, आप कहेंगे मैं तो हाई कोर्ट जा रहा हूं, वो कहता है यार इतना बड़ा मैटर नहीं है। हम बोर्ड के बहुत सारे फैसलों के अगेंस्ट हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अब आप इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो के जनाब इसके ये 12 महीनों का हिसाब। ये एक नॉर्मल सी बात थी, हमने नॉर्मली अलाउ ही कर देना है। और अगर कोई कमिश्नर ने ना किया होगा तो बोर्ड कर देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कोई इलॉजिकल बात कर रहे हैं तो कोर्ट्स इसलिए नहीं बैठी हैं। ये डिसीजन क्या हो गया, फाइनल हो गया। डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज फाइनल। ठीक होगी बात जी। अच्छा जनाब, फिर हम आगे चले और हमने कल आकर रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर गुफ्तगू की और हमने कहा कि रेजिडेंट इंडिविजुअल को देखने के लिए 3 क्राइटेरिया। नंबर 1, कोई भी आदमी किसी भी मुल्क का नेशनल हो, अगर वो पाकिस्तान में 183 डेज और मोर स्टे कर ले तो रेजिडेंट हो जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी, जो मर्जी। एक बात, मोटी एक बात। नंबर दूसरी बात हमने की कि अगर कोई आदमी फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो हमेशा रेजिडेंट ही होगा, भले उसकी पोस्टिंग अब्रॉड गई हुई हो, वो पाकिस्तान एक दिन भी ना रहा हो। ही विल ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट। आमतौर पर इसमें कौन लोग आएंगे? ये एम्बेसिडर्स और एम्बेसी का जो अमला होगा ये होगा ना फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, और पोस्टेड अब्रॉड होगा। और तीसरी बात आ गई नेशनैलिटी के हिसाब से, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी।
अगर वो किसी और कंट्री में 182 डेज ना गुजारे, किसी एक कंट्री में, ठीक है, तो वो पाकिस्तान का ही रेजिडेंट है। या एक इसी बात को करने का एक दूसरा तरीका है कि अगर वो शख्स किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं बना, तो वो भले पाकिस्तान में 10 दिन रहा है, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ही कहलाएगा। ठीक होगी ना बात? फिर हमने कहा रेजिडेंसी के ऊपर इतना फोकस क्यों है कि ग्लोबल इनकम टैक्स होनी है या पाकिस्तान सोर्स इनकम। जो रेजिडेंट लोग हैं उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम, और जो नॉन रेजिडेंट हैं उनकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स होनी है। ठीक होगी ना बात? फिर इस डेज की कैलकुलेशन के लिए हमने कल रूल 14 भी पढ़ा था कि रूल 14 क्या कह रहा है, डेज कैसे कैलकुलेट होने हैं। तो उसने कहा भाई जिस दिन आप पाकिस्तान आएंगे या जिस दिन पाकिस्तान से जाएंगे, आने वाला दिन भी काउंट होगा और जाने वाला दिन भी काउंट होगा, भले वो दिन 10 मिनट आपने पाकिस्तान में गुजारे हों। और मैंने आपको समझाया था कि प्रैक्टिकली इमिग्रेशन की जहां स्टैंप लगेगी वहां से डेज काउंट हो रहे होंगे। रूल 14 में सिर्फ एक एक्सेप्शन हमें नजर आई थी, इन ट्रांजिट। ठीक है ना, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में स्टे सोली ड्यू टू इन ट्रांजिट हुआ है तो वो डेज उसके काउंट नहीं होंगे। डन होगी बात जी? अच्छा, इस वाली बात को पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकली प्रैक्टिस कर लेते हैं। पढ़े जनाब, क्या लिखा हुआ है? इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर, यानी रूल 14 भी लगाना है साथ, ठीक है ना। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2013। किसका स्टेटस मालूम करना है जनाब? Rameez proceeded to Saudi Arabia on 24th December 2012 to assume responsibilities on his job. He visited Karachi from 20th June 2013 to 24th June 2013 for presenting a paper in seminar, but due to unavoidable circumstances, seminar was cancelled. अच्छा जी, फिर क्या हुआ? मिस्टर रमीज विल बी कंसिडर। अच्छा, इसी बस इतना ही क्वेश्चन है। क्या देखना है हमने? कितने दिन बाहर रहा? क्या देखना है? क्या देखना है? कितने दिन पाकिस्तान रहा। हमने तो स्टे इन पाकिस्तान पढ़ा है। ये तो मैं आपको देख रहा था कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, इसलिए बात। ठीक है ना, हमने क्या कैलकुलेट करना है? स्टे इन पाकिस्तान, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस ये नहीं है कि बाहर कितने दिन रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस तो है, पहले हमने देखना है क्या ये बंदा 183 डेज पाकिस्तान में रहा। ठीक है ना। अच्छा, यहां कहीं नेशनैलिटी नहीं लिखी हुई। अगर ये होता ना सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर रमीज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, फिर हम इस पे तीसरी प्रोविजन जाकर चेक कर रहे होते कि किसी एक मुल्क में 182 डेज तो नहीं रहा, या किसी और मुल्क का रेजिडेंट तो नहीं हो गया। फिर इसके पाकिस्तान में इररेलेवेंट है। अगर ये इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हमने देखना है, दो बातें चेक करनी है। क्या ये किसी एक कंट्री में 182 डेज रहा है तो फिर नॉन रेजिडेंट हो गया, या किसी भी कंट्री में रेजिडेंट तो नहीं हो गया, क्योंकि दो जगह रेजिडेंट नहीं होता इंसान। ठीक है ना, यानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट ही तस्वुर होगा, भले उसके पाकिस्तान में 10 डेज ही क्यों ना गुजरे। ठीक है ना। फिर हम सवाल जब पढ़ रहे हैं, हमने देखना है क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं कह दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह दिया तो सारा कुछ छोड़ दें, डेज डू सब कुछ ही छोड़ दें।
सिटीजनशिप भी छोड़ दे, खत्म होगी कहानी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल ऑलवेज बी रेजिडेंट, ठीक है ना। यानी पहले आपने देखना है कि वो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल के 3 एरियाज हैं, मैंने अपने सवाल पे कौन से वाला अप्लाई करना है। तो यहां कौन सा करना है, पहले वाला करना है, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि ये कौन है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ये नहीं कहा गया। पहला क्राइटेरिया कैसे चेक होता है, स्टे इन पाकिस्तान। अच्छा जी, कब गया जी, रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012। 24 दिसंबर को पाकिस्तान से गया। रूल 14 क्या कहता है, जाने वाला दिन भी काउंट करना है, ठीक है ना। अब क्योंकि और डाटा कोई नहीं गिवन है, इसका मतलब है जुलाई में ये पाकिस्तान में था, तो इसका मतलब है जुलाई में कितना अरसा रहा ये, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, 31 कहां से आ गया सितंबर, अक्टूबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब गया है, 24 भी गिनना है, ठीक है ना, 24 भी गिनना है। अब ये तो वो पुराना भी टोटका याद है ना, जनवरी फरवरी वाला, डेज देखने के लिए, अगर कहीं कंफ्यूज हो जाए तो, ठीक है ना। अभी तो ये हुआ, क्या इसके बाद भी ये पाकिस्तान आया, कब आया, जून को, जून के कितने दिन, कौन कौन से, कब आया, 20 को आया। आने वाला दिन होल डे काउंट होना है, 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन ये भी इसके पाकिस्तान में स्टे के हैं। अब टोटल लगाए 182। कौन है ये, कौन है ये, सिटीजन तो नहीं है, सिटीजन तो नहीं है, ये नहीं बताया उसने, पहले वाली कैटेगरी लगानी थी। इसका मतलब है ये कोई समझदार आदमी है, ये वो वाला बंदा है जो मैं बता रहा था, कौन सा, कि जो थ्रेशोल्ड पे खड़ा था, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड पे खड़ा था। हो सकता है ये जब 24 को आया हो ना, तो भी 23 तारीख भी, अगर 10 मिनट पहले इमिग्रेशन कराता तो 23 काउंट हो जाता, ये पीछे खड़ा हो गया होगा, यार ये मेरा दिन काउंट हो गया तो मैं रेजिडेंट हो जाऊंगा। कल बात की थी ना हमने, जो लोग थ्रेश होल्ड पर है उन्होंने एक एक दिन देखना है कि यार ये मेरा काउंट ना हो जाए, क्योंकि अगर रात को इमिग्रेशन आपने 11:55 पे भी करा ली तो वो दिन पूरा काउंट हो जाना है, ठीक है ना। हो सकता है इसकी फ्लाइट ऐसी आई हो, ये कौन सी तारीख को आया था पाकिस्तान, वापस 20 को, हो सकता है फ्लाइट लैंड करके ये इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा रात 11:45 पर, इसने फौरन देखा यार मैं तो पाकिस्तान, अगर ये दिन काउंट हो गया तो 183 हो जाएंगे, ये वहाँ अच्छा बंदा बन गया होगा। लोगों को कर, सर आप प्लीज़ आप आ जाएं, अंकल आप आ जाएं, आप पहले कर लें, मैं खड़ा हूँ अभी, ये अपना टाइम गुजारा है कि मेरा टाइम ना हो जाए, ठीक है। ये लॉ मैनेज कर सकते हैं आप, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गई बात जी। तो इसका मतलब है ये कौन बना, नॉन रेजिडेंट। तब तक नहीं, हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल सेपरेटली कैलकुलेट करना है और छुट्टी नहीं करनी है। लेक्चर ले लिया तो फिर क्यों पूछ रहे, कोई बात नहीं। क्या हुआ, क्या बात हम कर रहे हैं, हर साल दोबारा कैलकुलेट करना है। ये हम, अच्छा कौन सा साल चल रहा है, ये कौन सा साल चल रहा है, टैक्स ईयर देखें कौन सा है, 2013। 2013 में रेजिडेंट है कि नहीं ये पता चल रहा है, 14 में तो दोबारा देखेंगे, 15 में तो दोबारा देखेंगे, 20 में तो दोबारा देखेंगे। नहीं, हर साल का टैक्स सेपरेट है ना, हर साल का टैक्स सेपरेट है, हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस सेपरेट है। इसीलिए तो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि यार टैक्स में ये बात नहीं लिखी हुई कि टैक्स ईयर को डिफाइन कैसे करना है, नॉर्मल कैसे करना है। हमने कहा टैक्स ईयर पढ़ क्यों रहे हैं, ये वो पीरियड है जिसका हमने टैक्स पे करना है। अब अगला सवाल हुआ,
खाली पाकिस्तान का टैक्स पे करना है कि सारी दुनिया से जो कमाया उसका पे करना है? इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार इस साल मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट हूं। तो पता चला ये बंदा कौन है, नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब है कौन से मुल्क गया था ये, सऊदी अरब गया था। सऊदी अरब से जो इसने पैसे कमाए हैं उसका हिसाब किताब यहां नहीं देना। लेकिन अगर एक दिन ये पाकिस्तान और रुक जाता तो जो पाकिस्तान में कमाया वो भी और जो सऊदी अरब में कमाया उसका भी हिसाब किताब देना पड़ जाता। ग्लोबल इनकम टैक्स होती पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम। वो आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे, फिर जाके देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कह सकता हूं कि यस सेम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका एक प्रोसीजर है, इसका एक तरीका है। आगे सेक्शन 103 में जाके हमने वो बातें पढ़नी है। अगर तो उस कंट्री के कवानीन के तहत नहीं, फिर ये नॉन रेजिडेंट हो गया। नहीं, अच्छा एक उसूल बता। अब ये आपने एक बड़ी ढूंढ के बात निकाली है, ठीक है ना। वापस आए, मैं अब आपको लॉ का ये एरिया समझाता हूं कि इसको देखते कैसे हैं। कहां लिखा है जी, ये लिखा है लॉ सेक्शन 82 में ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। एक उसूल है लॉ का कि अगर मेरे ऊपर किसी भी शख्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई हो रही है तो फिर जनरल प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। इफ द पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो ये रूल अप्लाई होना है। ऊपर वाला जनरल रूल है। अब मैं इसमें फॉल करूं, व्हेन आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो मेरे पे ये वाला रूल लगेगा। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग, वो कहता है वो किसी और कंट्री में 182 दिन से ज्यादा, इसका मतलब है 182 नहीं 183। पहली बात तो ये समझे, being a citizen of Pakistan who is not present in any other country for more than 182 days, इसका मतलब है 183 डेज। अब अगर इसने कहीं 183 डेज गुजार दिए हैं तो पाकिस्तान में इसके माइनस करें ना 365 में से, बात समझ आ गई। वो एक साल में मसला आएगा 366 वाले, लेकिन वो भी फिर ये रेजिडेंट नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर इस वक्त शिक ये लग रही है। जी बच्चे, हाँ ठीक है, सही हो गया ये दे। और उधर भी, और हम ऐसे अज्यूम करते हैं उस कंट्री का भी जो रूल है डेज काउंट करने का वो यही है कि डे ऑफ अराइवल में पूरा काउंट करना है, जाने वाला भी काउंट करना है, जाने वाला भी काउंट करना है। अब हमारा तो वो मैच पड़ गया ना, हम सिटीजन हैं कि नहीं है। अगर हैं तो ये उसूल लग रहा है बस। और ये उसूल कह रहा है कि अगर किसी और कंट्री में 183 डेज हो गए तो आप पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं है। अब भले पाकिस्तान में भी 183 डेज हो गए, बात समझ आ गई ना, तो फिर वो बंदा रेजिडेंट नहीं बना। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, तो अब ये बात लिखनी कैसे है? मिस्टर रमीज विल बी कंसिडर्ड एज non-resident as his stay in Pakistan is less than 183 days in Pakistan। और फिर डेज की कैलकुलेशन भी हमने करके बता देनी है एग्जामिनर को। अच्छा जनाब, आगे एक और सवाल लेते हैं। In view of the provision of Income Tax Ordinance 2001 and rule made thereunder, determine the residential status of the following person for tax year 2022। नंबर 1, पढ़े खलील एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सिंस लास्ट 3 years was posted to पाकिस्तान कमीशन इन जिनेवा फ्रॉम दिस। खत्म होगी कहानी, डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस पे रूल नंबर
2 लग रहा है, ठीक है ना, उसूल नंबर दूसरा लग रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस का, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ही विल बी रेजिडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं रहा तो तब भी ये रेजिडेंट होगा। क्यों होगा? वही, इसके ऊपर एक स्पेशल प्रोविजन लग रही है, इसके ऊपर वही प्रोविजन लगेगी। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, अली एसोसिएट इज अ पार्टनरशिप। चलो अभी पार्टनरशिप हम नहीं, अभी इंडिविजुअल की पहले बातें कर लेते हैं। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर, वो फिर कह रहा है कि भाई इन लोगों का क्या कैलकुलेट करके दे, रेजिडेंशियल। मिस्टर स्मिथ, a Nigerian football coach, came to Pakistan on 28th February 2013. He left country on 31st August 2013. ये पास पेपर का भी सवाल है। पाकिस्तान कब आया? ठीक है ना, स्टे इन पाकिस्तान कैलकुलेट करना हमने। कब आया जी? 28 फरवरी को। फरवरी में तो 28 ही दिन होते हैं, एक दिन काउंट हो गया, ठीक है ना, फरवरी का एक दिन। मार्च के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है नहीं, अगस्त तक जाएगा ना। अच्छा ये देख लेंगे, टैक्स ईयर कौन सा देखना है? 2013 देखना है, फिर तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून नहीं हुआ, ठीक है ना। कितने दिन बने? 123, तो लेस देन हो गए, लेस देन 183 डेज, ठीक है ना, लेस देन 183 डेज। अब यही वो कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं कि मिस्टर स्मिथ इज नॉट रेजिडेंट इन एनी अदर कंट्री, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पर अप्लाई होती है शेख, ये तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। ऐसे एग्जामिनर आपको जरा कंफ्यूज करने के लिए भी बातें करते हैं ना, कि ताकि एक प्रोविजन के साथ दूसरी कहीं ऐड कर दें, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा अच्छा यार ये तो वो हो गई, नहीं, वो तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पर प्रोविजन लगनी है। डिपेंड करेगा कितने मार्क्स आए हैं। जनरली इतने की, ये 2 मार्क्स का सवाल है, तो इसके ऊपर हमने प्रोविजन लिखकर और बस इसको बता देना, ठीक है ना। अच्छा जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर, डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2017। On 21st September 2016, Asif proceeded to Dubai to join his new job. Due to certain professional issue with his employer in Dubai, he resigned on 1st May 2017 and came back to, on 16th May 2017, he got a new job in Pakistan, which he continued till 30th June 2017. अब बाद दफा ना क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन भी होगा, जहां हमें अज्यूम करना पड़ेगा। مثلا इसने यहां क्या कहा, क्या कहा जी? उसने कहा जनाब ऑन 1st May 2017 एंड केम बैक टू पाकिस्तान। अब ये नहीं पता पाकिस्तान किस दिन आया, उसने बताया रिजाइन कर दिया है 1 मई को। अब हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी, यहां बात उस तरह वाजे नहीं लिखी हुई जैसे पिछली जगह पर वाजे लिखी हुई थी। हमने कहा अच्छा 1 मई को सुबह रिजाइन किया, उसी दिन दुबई से आना था, 4 घंटे की फ्लाइट थी, आ गया। हमने अज्यूम कर लिया कि इसका पाकिस्तान में अराइवल भी 1 को ही हो गया है। बात समझ आई है? जब हमने अज्यूम कोई बात खुद सोची, क्लियर नहीं लिखी थी, तो ये बात याद रखें, पहले अजम्पशन लिखनी है कि इट इज अज्यूम्ड दैट ही अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 1st May। और अगर एक बच्चे ने कहा कि नहीं यार मैंने सोचा कि अच्छा 1 को तो रिजाइन किया होगा तो 2 को पाकिस्तान पहुंचा है, तो ये अजम्पशन भी लिखनी पड़ेगी फिर, ताकि एग्जामिनर ने दानिस्ता लूज बॉल की है। बाद दफा तो जो भी पिछले सवाल कर रहे थे उसने वाजे बताया कि इस दिन पाकिस्तान आया, इस दिन पाकिस्तान से गया, यहां उसने बात ओपन छोड़ दी। बाकी तो वही काम करना है जो आपने कहा है। बात समझ आ गई? इसी की एक और एग्जांपल देता हूं आपको। इसी की एक और एग्जांपल देखिए। On 1st December 2000X, Bruce Lee was appointed by Chinese company as a
technical director for, he has provided you the following details. Number 1, arrival in Pakistan. ये बात उसने क्लियर बताई कि कब आया पाकिस्तान में, 15 दिसंबर को. ज्वाइंट ऑफिस इन पाकिस्तान, इसकी तो कोई जरूरत हमें है नहीं. विजिट टू दुबई ऑन ऑफिशियल ट्रिप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 मार्च. अब ये बात गोलमोल हो गई है. क्या 21 को पाकिस्तान से गया है और 30 को पाकिस्तान वापस आया है, या 20 को गया था और ये दुबई के दिन लिखे हुए हैं? ओपन हो गई बात. मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, ऑफिशियल कंपनी का ऑफिशियल ट्रिप. जैसे राइस मुझे भेज दे दुबई किसी काम से, तो ये ऑफिशियल ट्रिप कहलाएगा. ये वो ऑफिशियल नहीं है कि जी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और गवर्नमेंट ने पोस्टेड अब्रॉड, वो नहीं है. ये तो कंपनी, तो उसने दानिस्ता ऐसी किया. उसने कहा कंपनी भी कोई चाइनीज कंपनी है, ताकि हमें लगे यार पता नहीं जो मर्जी है, हमने तो बंदे के स्टे देखने हैं ना. इसका मतलब है यहां एक मसला तो ये हो गया, पहले ये देखना है कि ये दिन हमने काउंट कैसे करने हैं. क्या ये दिन दुबई के हैं या जाने और आने का दिन शामिल है? अब हमने इसकी एजम्पशन डाल देनी है. और अपने आप को आसान कर, जब हमने खुद ही अज्यूम करना है तो अपने आप को आसान कर रहे हैं. हम कहें ये दिन दुबई के लिखे हुए हैं, जाने वाला दिन और आने वाला दिन इससे एक्सक्लूड हुआ है पहले. बात समझ आइए मेरी? अच्छा जी. फिर उसने कहा विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशन 12 अप्रैल से 21 अप्रैल. फिर वही बात, क्या 12 को गया था और 21 को वापस आया है, या जाने और आने का डे एक्सक्लूड है? सवाल ने क्लियर नहीं किया, आपने अजम्पशन ले ली. आपने कहा जी डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अबव डेट्स. ये मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं कर गए? अब डेज कैलकुलेट करने हैं कि भाई ये साहब हमारे रेजिडेंट हुए कि नहीं हुए. कहां से काउंटिंग शुरू करें? 15 दिसंबर से. तो पहले देखें जी दिसंबर में ये बंदा कितने दिन रहा पाकिस्तान? दिसंबर में 12वें महीने में कितने दिन? 17 दिन, क्योंकि 15 को काउंट करना है. वहां तो क्लियर है ना कि अराइवल इन पाकिस्तान, वहां कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है. जनवरी में कितने दिन रहा? 31 नहीं होते जनवरी के तो. फरवरी में कितने दिन रहा? अब ये भी देख ले रहे हैं कि ये लीप ईयर तो नहीं है. कौन सा साल चल रहा है? 2017 चल रहा है. ओके जी. आगे क्या चले जी? फरवरी, मार्च. कब गया था ये? मार्च में गया. ओके. अब हमने अजम्पशन क्या ली? हमने कहा ये दिन दुबई के हैं. कितने दिन है ये? 10. मार्च में होते कितने? 31. बाकी कितने बचे? 21. 8 क्यों लें? लिखा हुआ है ना 20x7 लिखा हुआ ना. नहीं, ऑन दिसंबर 2007. तो फरवरी तो 8 का आ रहा है, तो 8 में फिर 8 लीप ईयर बन गया. तो फिर बिल्कुल फरवरी के कितने ले लें? 29 ले लें. नहीं, लिखने की जरूरत नहीं. असल में एग्जामिनर कभी भी एक्स नहीं लिखता एग्जाम में, वो 2016-17 लिखता है. ये तो हम किताबों में एक्स लिख देते हैं ताकि हर साल, जैसे अभी 2013 वाला सवाल था आपने किया तो आपको एक फीलिंग आई ना यार सर ने उठा के 2013 का ही सवाल करा दिया. बात समझ आ रही? एग्जाम में हमेशा ऐसे लिखा होगा 2016, 2015, 2021, 2023 ऐसे लिखा होगा. अच्छा जी, आगे चलें. मार्च के कितने दिन निकले? 10 निकल गए. बाकी कितने रह गए? अप्रैल के कितने निकालने हैं? 12 से 21 तक 10 निकालने हैं. अप्रैल में थे कितने? बाकी 20 बचे. अप्रैल के 20 दिन, मई के 31 दिन, जून के
30 फिर गया बाहर, वो तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में गया ना। लगाएं जी टोटल, फंस गया कि नहीं? बचत हो गया, बच गया, अल्लाह बचाने वाला। बात समझ आ रही है कि नहीं? कोई बात नहीं है। जब हमने, इसीलिए मैंने अभी एक लफ्ज क्या बोला है, एक लफ्ज क्या बोला, अजम्पशन लिख कर आनी है। जब आपने अजम्पशन लिख दी तो एग्जामिनर बाउंड हो गया कि अब उस अजम्पशन को लेकर चले। हाँ, ऐसी अजम्पशन पे एग्जामिनर बाउंड नहीं हुआ जहां एग्जामिनर खुद क्लियर था, उसने रूम, देखिए मैं एक बात ऐसे समझाता हूं। एग्जामिनर ने जो स्टेटमेंट्स देनी होती है ना, दो तरह की हैं। एक है कंक्रीट स्टेटमेंट, जैसे पहली डेट दी अराइवल इन पाकिस्तान, आप जो मर्जी अजम्पशन डाल दें, अगर आपने दिसंबर के कितने दिन बनते हैं, 17 नहीं अपनी काउंटिंग में डाले ना, तो सवाल आपका गलत हो गया, ये स्टेप गलत हो गया, क्योंकि यहां अजम्पशन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आगे कौन से दिन आए, कौन से में गया ये बाहर, मार्च में। अब मार्च के डेज आपने कितने लिए, ये आपकी अजम्पशन से ये कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं कर गए? हमने अजम्पशन ली के डेज ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर एक्सक्लूडेड है, हमने यहां 21 लिखे, हमने जो अजम्पशन ली है उसके मुताबिक ये ठीक है। एक दूसरे बच्चे ने लिखा, उसने कहा ये डेज डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर लिखे हुए हैं, यहां शामिल हैं, उसने यहां कितने लिखे, 23, उसका भी ठीक हुआ। लेकिन अगर उसने लिखा कि डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर शामिल है और फिर 21 लिखा, अब गलत हो गया। ये बात समझ आ रही है? और एग्जामिनर की ये पुरानी टेस्टेड टेक्निक है कि बात गोलमोल करो, देखें बच्चा जाग रहा है कि सो रहा है। जब हम कंक्रीट बात करें तो ये सवाल आसान है बेसिकली, कि आपको सोचने का हमने कहा ही नहीं, बल्कि जो हमने कहा है वैसे चले, नहीं, हम आपको सोचने की दावत दे रहे हैं कि यार मैंने बात गोलमोल की, अब देखता हूं इसको ये पता है कि डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर देखना था कैसे। बात फॉलो कर गए? अच्छा जनाब, ऐसे पता चला, इसका मतलब है ये बंदा एक अजम्पशन के तहत रेजिडेंट भी बन सकता था। तो एक बंदे का आंसर आया रेजिडेंट, एक का आया नॉन रेजिडेंट, दोनों को पूरे नंबर मिले हैं बिकॉज, अच्छा ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी जैसे आगे चलेंगे, कि एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स में लिखा होता है कि यहां 2 ऑप्शन थी, हमने दोनों को ठीक किया है। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ओपन डिक्लेयर्ड पॉलिसी है आई कैप की, ये हमने ऐसे ही इसमें बिहेव करना होता है। आई होप कि अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना आ गया। आगे चले जी। नहीं, असल में पता क्या है, अभी हमारे पास अभी आधा भी नहीं, अभी तो 1% सच आया। ये जो कंट्रीज है ना दुनिया के जो ममालिक हैं, इनकी आपस में ना टैक्स एग्रीमेंट्स होते हैं। एक वक्त में एक मुल्क की टैक्स लगाता है, 2 टैक्स लगने नहीं है। अभी हम किताबी बात कर रहे हैं कि 2 दफा टैक्स लग गया है, ठीक है ना। जब हम सेक्शन 103 पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि नहीं नहीं, असल में ये वाली बात भी बीच में आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो जाहिर है अपनी अप्रोप्रिएट जगह पर जाकर पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। आगे चलते हैं जनाब, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का तो हमें पता है किसे कहते हैं, पार्टनरशिप को। अगर पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस काम कर रहा है तो अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप कैसे कैलकुलेट करेंगे। An association of person shall be resident association of person for a tax year if the control and management of the affair of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year। वो कहते हैं यार अगर किसी पार्टनरशिप की क्या चीज, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनरशिप में कंट्रोल कौन कर रहा होगा, पार्टनर ही कर रहे होंगे ना। वो कहता है कि अगर
इस बिजनेस को डिराइव पाकिस्तान से किया जा रहा हो, तो फिर ये बिजनेस क्या है? रेजिडेंट है। और अगर सारे ऐसे ऐसे समझें, 3 पाकिस्तानी हैं, यूएई में रहते हैं, उन्होंने कहा यार हम आगे हैं यार, पीछे अपना हमारे एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है यार, तीनों मिलके थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, एक अपने इलाके में एक अच्छा सा डिपार्टमेंटल स्टोर बना देते हैं, बल्ला ने हमें थोड़े पैसे दे दिए तो चलो यार वहाँ से भी एक इनकम क्रिएट हो जाएगी। और हम यहाँ दुबई में बैठे हैं, हमने अब सीख लिया है कि यहाँ बड़े बड़े कंपनियाँ बड़े बड़े कैसे काम करते हैं, हर बंदा यहाँ तो नहीं सर पे बैठा हुआ, तो हम अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में कैमरे लगाएंगे, फुला करेंगे, ढिमाक करेंगे, हम दुबई से बैठकर ही ऑपरेट कर लेंगे, वहाँ बंदे रखेंगे, कुछ नहीं होता। अब ये पाकिस्तान आते कोई नहीं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ पार्टनरशिप कहाँ बैठी है? बाहर में। ये पार्टनरशिप बिजनेस कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में। ये जो बिजनेस यहां हो रहा है ये क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब है ये सिर्फ यहां से जो पैसे कमा रहे हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम, उसका हिसाब देना पड़ेगा, दुबई वाली इनकम यहां नहीं आ जाएगी। डेज तो पार्टनरशिप ने तो यहीं रहना ना, ये तो नहीं कहना ये स्टोर पाकिस्तान में कितने दिन रहा। बात समझ आ रही ना? ये तो इदारा बन गया है ना, इदारा बन गया। तो यहां देखना क्या है? कंट्रोल करने वाले लोग पाकिस्तान में हैं या बाहर है। अच्छा, उसने कहा यार ये पता करो सारों की बात हो रही है। वो कहता है यार ऐसा है, एक पार्टनर ने कहा यार तू यहां से रिजाइन कर भाई, अब स्टोर बड़ा चल गया है, आप पाकिस्तान जाओ, आप वहां बैठो, 2 हम बंदे यहां बैठे हैं, ऐसे करेंगे। जैसे ये फैसला किया, ये बिजनेस रेजिडेंट बन गया, क्योंकि लॉ ये नहीं कह रहा सारे पार्टनर यहां हैं, उसने क्या कहा है? होली और पार्टली। होली और, अगर खाली होली लिखा होता फिर 3 पार्टनर है, 2 भी पाकिस्तान आ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी नॉन रेजिडेंट रहना था। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड, होली सारे ही पाकिस्तान आ गए, पार्टली कोई एक भी आ गया है, एट एनी टाइम इन द ईयर, साल में 10 दिन के लिए भी आ गया है तो फंस गया। ये भी नहीं कि एक पार्टनर सारा साल यहां रहे, एट एनी टाइम। मसलन तीनों पार्टनर ना 2 दिन के लिए पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा जाके हम अपना स्टोर देखें तो सही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर। इसका मतलब है एओपी कब नॉन रेजिडेंट होगी, ये सोचते हैं जब सारे पार्टनर पाकिस्तान में बिल्कुल भी ना आए, उस साल में बिल्कुल एक दफा भी ना आए, एक लम्हे के लिए भी ना आए। वो जो पहली मैंने एग्जांपल आपको दी, क्या 3 पार्टनर हैं बैठे हैं, उन्होंने कहा यार वहां एक पार्टनरशिप खोलते हैं, हमारा कजन है उसे मैनेजर अपॉइंट करते हैं, उसे पार्टनर नहीं लिया, पार्टनर लेंगे तो फिर रेजिडेंट बन जाएंगे ना, उसे एम्प्लॉय रख दिया, क्योंकि एम्प्लॉय तो रखेंगे ना अपने बिजनेस में। तो उसने कहा यार एम्प्लॉय वहां एक हम रख लेते हैं, उसे कहते हैं यार सीसीटीवी कैमरा लगाएं, हम यहीं से बैठ के देखेंगे। ये वाली पार्टनरशिप क्या बन गई है? नॉन रेजिडेंट। और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कुछ नहीं है। टैक्स तो लगना है ना उस इदारे पर, टैक्स किसका लगना है? उस इदारे ने रेजिडेंट होना है। अब अगर इस पार्टनरशिप ने इस नाम से दुनिया में कहीं से पैसे कमाए हैं तो वो यहां लाने पड़ेंगे। हाँ वो पाकिस्तान, फिर भी कंट्रोल एंड अफेयर देखेंगे ना कि मैनेजमेंट आती है पाकिस्तान से, बात सादा समझें, पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं कि बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं रेजिडेंट, सारों का पाकिस्तान नहीं, कोई एक भी आएगा तो रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक होगी ना बात? एक और छोटी सी बात को इनकॉर्पोरेट कर ले, दैट इज रेजिडेंट कंपनी।
कोई बात नहीं है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर दो जगह रेजिडेंट हो जाए तो टैक्स ट्रीटी क्या कहती है। देखना है उस पार्ट, मसलन हमने एक पार्टनरशिप का एक नाम रख लिया XYZ एसोसिएट्स। इस नाम से अगर अब ये बाहर से पैसे कमा रही है तो वो पाकिस्तान में टैक्स होगा, रेजिडेंट होने का यही मतलब है। लेकिन अगर उन्होंने वहां एक और नाम रखा हुआ है, यहां और रखा हुआ है, तो फिर तो सेम नाम है नहीं ना। नहीं नहीं, अब दोबारा सवाल पूछना क्या चाह रहे हैं। XYZ एसोसिएट पाकिस्तान में है। किसने? पार्टनर पाकिस्तान में है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा जी, अब आगे चलें। किसने? इस इदारे ने। हाँ, तो वो इस इदारे की फॉरेन सोर्स इनकम है ना, वो टैक्सेबल है। यही तो पढ़ रहे हैं। असल में इनकम नहीं देख रहे। इनकम तो हमने पहले कहा कि यार इनकम दो तरह की है, वो तो मेरी भी दो तरह की हो सकती है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है ना। अब फर्क पड़ता है, अगर मैं रेजिडेंट हूं तो दोनों पर टैक्स देना है, अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो सिर्फ इस पर टैक्स देना है। यही उसूल कंपनी पे लगेगा, यही उसूल पार्टनरशिप पे लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स नहीं हुई अगर सारे पार्टनर बाहर हैं। अब पार्टनर बाहर होना ना कहें, आप कहें अगर ये नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि पार्टनर बाहर है कि अंदर है, उससे तो क्या डिफाइन हो रहा है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर ये पार्टनरशिप नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है, अगर ये पार्टनरशिप रेजिडेंट है तो सारे सोर्स पे टैक्स देना है। बस सादा सी बात होगी। अभी ज्यादा मुश्किल बातें आगे चल के करेंगे, थोड़ा बिल्ड हो जाए ना नॉलेज, फिर वहां चल के ये असल में सेक्शन 102 103 वहां जाके ये सारी गुफ्तगू होनी है हमारे सिलेबस का हिस्सा ही। टेक्निकली हो गया, आना नहीं है पाकिस्तान, बेगम को उधर बुलाना। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते। कंपनी का कैसे स्टेटस देखेंगे। A company shall be resident company. A company shall be resident company for a tax year if it is incorporated or formed by or under any law in force in Pakistan. पाकिस्तान में कौन सा ला है? कंपनीज एक्ट 2017, SECP। वो कहते हैं जो भी कंपनी SECP के साथ हम रजिस्टर कराएंगे ये रेजिडेंट ही है, यानी पाकिस्तान में जो कंपनी बनाई जाएगी वो रेजिडेंट ही है। एक बात होगी। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन दी। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जो पाकिस्तान में नहीं बनाई, अब ये अलग अलग है और लिखा हुआ ना, मैंने शायद ये बात आपको समझाई थी या दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो ये एक बात और समझें, अगर पहले समझी है तो रिपीट हो जाएगी, वरना इसको समझें। बाज़ दफा लॉ कोई कंडीशन बताता है, ठीक है ना। वो कहता है भाई ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन, डी कंडीशन, कोई बातें बता रहा है लॉ आपको। लेजिस्लेटर के लॉ लिखने का एक स्टाइल ये है, वो क्या करता है, सेकंड लास्ट के साथ ना यहां एक लफ्ज या एंड लगाता है या और लगाता है। अगर एंड लगाओ ना तो इसका मतलब होता है ये चारों बातें पूरी होंगी तो आप क्वालिफाई करेंगे, और अगर सेकंड लास्ट से पहले और लगा हुआ हो तो कोई एक भी पूरी हो जाएगी तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखिए यहां तीन बातें लिखी है ना, 1 2 3, और सेकंड लास्ट ये बनी, और यहां क्या लिखा हुआ है, और। इसका मतलब तीनों का पूरा होना जरूरी नहीं है। एक कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई SECP में, बस कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, रेजिडेंट है। अब दूसरी कंपनी, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन दी। कोई कंपनी है, बाहर कंपनी बनी है और उसका ऑफिस पाकिस्तान में है, यहां वो कारोबार कर रहे हैं।
अगर इसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर होली पाकिस्तान आ जाए, मसलन 7 डायरेक्टर हैं, अगर वो कोई साल में एक दिन एक लम्हे के लिए भी सातों के सातों पाकिस्तान आ जाएं तो ये कंपनी रेजिडेंट हो जाएगी। लेकिन अगर 2 आ जाएं कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां होली और पार्टली नहीं लिखा हुआ। सारा बीओडी की एक मीटिंग ये यहां कर लें तो ये उस साल क्या हो जाएंगे। यार बार बार एक बात नहीं अभी करनी, अभी छोड़ दे दूसरी कंट्री। अभी हम देखें पाकिस्तान की रेजिडेंट है या नहीं है। दूसरी की रेजिडेंट हमने सेक्शन 103 में जाके पढ़ना है कि अगर 2 में रेजिडेंट हो गया तो क्या बनना है। अभी हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में कब रेजिडेंट होगा, पाकिस्तान में कब रेजिडेंट होगा, पाकिस्तान में कब रेजिडेंट, वरना चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी ना। अगर यहीं हम वो वाला सेक्शन भी ओपन कर लेंगे तो कहानी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। इसलिए अभी सिर्फ ये देख रहे हैं पाकिस्तान में रेजिडेंट है या नहीं है। नहीं, एक वक्त में आना चाहिए। पहले एक आ गया, फिर चला गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा, कुछ नहीं हुआ। पहले 4 आ गए, ये चले गए, फिर 3 आ गए, कुछ नहीं हुआ। If the control and management of the affair of the company is wholly in Pakistan at any time, एक दफा भी सातों के सातों इकट्ठे आ गए तो काम खराब हो जाएगा। ठीक होगी बात। 2 बातें हो गई। बात नंबर 1, पाकिस्तानी कंपनी हमेशा रेजिडेंट है। ऐसी कंपनी जो SCCP के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, इसके डायरेक्टर पाकिस्तान आए पाकिस्तान ना आए, जो मर्जी हो, ये हमेशा ही रेजिडेंट है। एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, मसलन सैमसंग, मसलन एप्पल, ये कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, क्या ये रेजिडेंट है? तो देखना है क्या सैमसंग के सारे डायरेक्टर किसी वक्त पाकिस्तान तो नहीं आ गए, खुदा ना खास्ता, ठीक है ना। तो अगर आ गए तो रेजिडेंट, अदरवाइज नहीं। अच्छा, जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो एक अभी आगे जब पढ़ेंगे तो एक बात याद रखें, ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, इसका भी लॉ में स्टेटस कंपनी का ही होता है। इसका मतलब है इनका भी रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, इसीलिए लिखा हुआ है इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जी वजीर आला पंजाब सारा साल मुल्क से बाहर रहा तो पंजाब गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट हो गई है। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेजिडेंट, फेडरल गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेजिडेंट, क्योंकि इनका स्टेटस लीगली क्या है, गवर्नमेंट का भी स्टेटस क्या है, कंपनी का है। इसलिए बात लिखे इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तीन तरह के पर्सन होते हैं टैक्स में। पर्सन कितनी तरह के होते हैं? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। हमने तीनों का देख लिया कि इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करना है। नॉर्मली एग्जामिनेशन में हमारा ताल्लुक वास्ता इंडिविजुअल से ही पढ़ना है, ठीक है ना। फिर एओपी कैसे चेक करनी है, फिर कंपनी कैसे चेक करनी है, ये सारी चीज़ें आपने इंशाअल्लाह ताला समझ भी ली हैं और कर भी ली हैं, ठीक है ना। अगर आप क्लासेस से छुट्टी नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको क्लास में चीज़ें याद हो जाएंगी, क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने सिर्फ घर जाके, जैसे हम फेसबुक व्हाट्सएप देखते हैं ना, मैंने आपको सारे नोट्स इसीलिए सॉफ्ट में देता हूं मैं। आपका काम सिर्फ इतना है यार, किसी वक्त 2 मिनट बैठकर अपने नोट्स को क्या कर लें, स्क्रॉल कर लें, बस याद होता जाएगा। आप करके देखें इंशाल्लाह। बस क्लास में छुट्टी ना करें, मिनिमम छुट्टी करें। अगर आपकी 80% अबव अटेंडेंस होगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहली अटेम्प्ट में पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 80% अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखें और टीचर ऐसे चल रहा हो जैसे हम चल रहे हैं कि बाद दफा कहते हैं सर ने कल वाला ही पढ़ाना शुरू कर दिया, फीलिंग आती है ना। बस यही काम टीचर का काम है कि वो उसको रिपीट करता रहे। इस एजम्पशन से कह रहे ना, कोई नहीं पढ़ना, ठीक है ना, तो मैं नहीं पढ़ाना है इन्हें यहाँ बिठा के। तो हम इसी एजम्पशन से आते हैं, बी लॉ में भी इसी एजम्पशन से आते हैं, सी लॉ में भी इसी एजम्पशन से आते हैं, टैक्स में भी हमने अज्यूम कर रखा है कि आपने कोई नहीं पढ़ना।
आपने कहना सर आपकी एजम्पशन बिल्कुल ठीक है ना, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह आप सारे लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है इंशाल्लाह ताला। कल यहाँ तक के एरिया को हो सकता है हम लिखवा कर भी देख रहे हों। मैंने रात एक छोटा सा क्लास टेस्ट बनाया है, आज करवाया इसलिए नहीं कि ये ज़रा लूप क्लोज हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला शायद कल हम उसे कंडक्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है ना, क्लास में ही हम कोई 10 मिनट का ऐसे टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।